हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता की टेस्ट सीरीज़। इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो वैदिक सभ्यता के होंगे। और इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज़ आई थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो क्वेश्चन थे वो किए थे। और इससे भी पहले जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग उन्हें देख लेना। और मैं बता दूं कि ये जो वाली जो टेस्ट सीरीज़ है एसएसटी की, ये हमारी डेली आपको दोपहर में 1 बजे देखने को मिलेगी। कितने बजे? 1 बजे आप सबको देखने को मिलेगी दोपहर में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल पर जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर जो लोग देख रहे हैं तो वो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है ये 1 बजे आपको डेली देखने को मिलेगी। तो आपको अगर मान के चलो नोटिफिकेशन नहीं भी मिल पा रहा है किसी कारण से, कई बार क्या होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको क्या करना है 1 बजे डेली आपको अब डेली 1 बजे जो है सीधा आपको चैनल पे आ जाना है। और जो लाइव चैट है उसमें आपको आना है और अपने आंसर्स देने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी एक क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 वाला यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय आर्यों का ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत तथा जो भारतोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 के सूक्त हैं। ये वाली लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो सी वाला होगा, जो है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है शुल्ब सूत्र। इसमें जो यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम जो है उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन है वह क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो इसका आंसर होगा बी यानी दूध और उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ से सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ जो है वो तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का जो है उल्लेख नहीं है। तो ये वाली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, तो चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ यानी यव, जई यानी ओट, राई या गेहूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला यानी जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा डी यानी कि तांबा। तो ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों ने इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं,
किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लोहे से परिचित कौन नहीं थे, तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो लोग उस काल में लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो देखें इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो ज्ञान है वो वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति में थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो देखें इसका आंसर होगा डी, यानी कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। देखते हैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका आंसर होगा डी, यानी कि तंबाकू। तो वैदिक काल में लोगों को तंबाकू फसल का कोई ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य की जो जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थर्य, वानप्रस्थ संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला, यानी सबसे पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्वेश्चन है इस प्रकार, जो क्रम है इसका ये कई बार एग्जाम्स में आता है, तो उसका क्रम अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू के जो धर्मशास्त्र हैं मनुष्यों की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम में नियमित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। तथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक जो अवस्था है वो 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 से 100 रखी है। और जो जबालोपनिषद है उसके अनुसार जो सर्वप्रथम चारों जो आश्रम है उनका उल्लेख मिलता है, ये भी याद रख लेना। जबालोपनिषद है जो, इसमें क्या है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 10 क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको नहीं छांटना है, ये ध्यान रखना, जो नहीं है हमें वो छांटना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो प्रारंभिक आर्य थे मुख्यतः जो है गांवों में निवास करते थे, नगरों में नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें से उसने छुटवाया है हमें कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए इसका डी है कि वे नगरों में निवास करते थे, जबकि क्या होना चाहिए था, वे गाँवों में निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सी होगा, व्यवसाय पर आधारित थी।
तो जो आरंभिक जो वर्ण वैदिक काल है वो जन्म पर आधारित ना होकर किस पर थी, वो व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट, तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता जो हैं वृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं और मैं कवि हूँ। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी वाला होगा, उपरोक्त सभी। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी सही कही गई हैं, तीनों बातें। तो ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई तो उसमें आम तौर पर गाय और दासियाँ होती थी और भूमि कभी ना होती। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जो महोदय हैं आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन या कर? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ए होगा। वो लोग क्या कहते थे? बलि कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्या है, जैसे कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा रखा है तो वो क्या सोचेगा कि बलि तो किसी प्रकार से बलि दी जाती होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको वो आंसर लगा के ही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुंग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी ऋग्वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। यह मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, मुंडोपनिषद है उससे? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी मुंडोपनिषद से। तो भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह जो पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य ही विजय होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रख लेना, एग्जाम्स में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदभांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी यानी काष्ठकारिता, लुहार यानी लुहारगिरी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा डी, लुहार यानी लुहारगिरी। तो जो ऋग्वेद थे उसमें बढ़ई भी थे, रत्कार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है।
जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की जो प्रमुख दस्तकारी है उसमें लोहारों का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो तो गई थी, लेकिन जो ये लोहार है इनका वर्णन उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, शमण, अर्थवर्ण, श्रेष्ठिन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि श्रमण। उनको क्या कहते थे? श्रमण। उत्तर वैदिक काल में विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? घोषा, अपाला, मैत्रेय या गार्गी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा डी, गार्गी। जो गार्गी थी ना उसने। तो याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है वह बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट 20 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है जो वो होगा सी, यानी कि सामवेद की संहिता में। तो भारतीय जो संगीत है उसका उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। साम का अर्थ गेय है, अर्थात जिसे गाया जा सके। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ये सामवेद में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो कि वैदिक सभ्यता के ऊपर थे सारे क्वेश्चन। और अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग उसी जो भी मैं इसमें जो भी टॉपिक लेकर आऊँगी, जिसके भी क्वेश्चंस, मैं आपको उसको टॉपिक पहले दे दिया करूँगी अब आज से। तो आपको जो कल के लिए है वो आप मौर्य काल है उसको तैयार करके रखना। कल आपको जो है मौर्य काल के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। मौर्य काल की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो कल आप क्या करोगे? आपको बैठ के मौर्य काल को पढ़ना है और उसके बाद टेस्ट देना है। तो फ्रेंड्स ये आज का वैदिक काल का था और इससे पहले भी आ चुके हैं कई टेस्ट। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेना। और उसके बाद ये आज का कुछ हो गया और इसके बाद आपको करना है मौर्य काल। और आपको कब मिलेगी? ये आपको जो टेस्ट सीरीज एसएस वाली है ये आपको डेली 1 बजे मिलेगी। अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो आपको स्वयं आना है और चैनल पे, और आपको जो है वो वीडियो देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो अपना एसएसटी का हो गया। इसके बाद रात को 8 बजे, कब? रात को 8 बजे हमारी साइकोलॉजी की जो है टेस्ट सीरीज़ वो चल रही है। तो आपको रात को 8 बजे आना है। पहले कब आना है? दोपहर में 1 बजे एसएसटी के लिए आना है। उसके बाद 8 बजे, रात को 8 बजे आपको आना है जो हमारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे अभी जो इस टाइम पे जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो पूरे सिलेबस पे आधारित है, पूरे मनोविज्ञान के हैं। और इसके बाद कुछ दिन बाद मैं आपको टॉपिक्स दिया करूँगी, फिर आप मनोविज्ञान में टॉपिक्स वाइज करना। और फ्रेंड्स उसके बाद में आपको रात को 10 बजे, कब? रात को 10 बजे एक क्लास और देखने को मिलेगी। तो उस क्लास में क्या होगा? उस क्लास में आपको हिंदी शिक्षण विधियों के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। किसके? हिंदी शिक्षण विधियों के, हिंदी पेडागॉजी के। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी 3 क्लासेस चल रही हैं इस टाइम पे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप स्वयं आ जाइएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रात को हिंदी पेडागॉजी वाली क्लास में जो क्वेश्चंस है मैं वही लेके आ रही हूँ जो पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जैसे सीटेट में आ चुके हैं, रीट में आ चुके हैं, आरटेट, एचटेट, जो भी जितनी भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं। तो देखिए आपको कब कब आना है, चैनल पे 1 बजे लाइव आना है। उसके बाद में 8 बजे और रात 8 बजे के रात को 8 बजे आपको साइकोलॉजी की क्लास मिलेगी। और उसके बाद रात को 10 बजे आपको जो है हिंदी पेडागॉजी की क्लास मिलेगी। तो आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार क्लास को देखते रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए
आज के लिए वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए और देखना, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो आपको एक दिन जो है सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऑल पर जाएं, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। फ्रेंड्स, आप लोग क्या है जो लाइक तो करते रहिए और डिसलाइक करके और चले जाते हो, इससे होता तो कुछ भी नहीं है। बट यही है कि हम इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद भी डिसलाइक करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है जो भी डिसलाइक करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।